ओके अब जो अगर गुडविल है यानी एक्सेस ऑफ कंसिडरेशन ओवर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, यानी हमने जो पैसे दिए हैं वो ज्यादा है और जो सामने सब्सिडरी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू है वो कम है, तो इसको हम कहते हैं गुडविल। और गुडविल कंसोलिडेशन में डेबिट किया जाता है एज एन एसेट। और अगर नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू ज्यादा है कंसिडरेशन से, तो इसको हम नाम देते हैं बार्गेन परचेज का। लेकिन ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपने महंगी चीज सस्ते में ले ली है, इसको आप नेगेटिव ना कहो, इसको आप नुकसान ना कहो। नुकसान तब कहता जब सस्ती चीज महंगी ले लेता, तो उसको आप गुडविल कह रहे हो, और जब आप महंगी चीज सस्ती ले रहे हो तो उसको उल्टा नुकसान कह रहे हो, ऐसा क्यों? तो इसको हम कहते हैं बार्गेन परचेज। बार्गेन परचेज को हम क्रेडिट करते हैं एज एन इनकम, और ये सीधा जाएगी रिटेन अर्निंग्स में। एग्जाम में आ सकती है क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। तो इसको हम नेगेटिव गुडविल नहीं कहते, इसको हम नाम देते हैं बार्गेन परचेज का। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरी हम आप चीज मुझसे पूछ रहे थे और जो हमारा सिलेबस का पार्ट रहता है वो है इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस विद एसोसिएट। अच्छा, पहली चीज आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि एसोसिएट को हम हमेशा करते हैं इक्विटी अकाउंटिंग। कहां पे? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम एसोसिएट को शो करते हैं इक्विटी अकाउंटिंग के तहत। इक्विटी अकाउंटिंग में का मकसद यह है कि हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर एक दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट यानी कंसिडरेशन, उसके बाद हम इसमें प्लस करेंगे एसोसिएट का जितना भी प्रॉफिट होगा पोस्ट एक्विजिशन में, उसका हम अपना हिस्सा कंसोलिडेट कर लेंगे। अगर एसोसिएट हमें डिविडेंड्स देती है, एक एग्जांपल ले लो थोड़ा ध्यान से, कि हमने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट की है 6 लाख, हमें पता चलता है कि एसोसिएट ने 4 लाख का प्रॉफिट किया है ड्यूरिंग पोस्ट एक्विजिशन पीरियड।
और हमारे पास उसके 30% शेयर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, उस 4 लाख का 30% अपने पास डेबिट कर देंगे एज एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और क्रेडिट कर देंगे हम उसको प्रॉफिट और लॉस के अंदर। हालांकि ये 4 लाख का हमें एसोसिएट ने कोई पेमेंट नहीं की, डिविडेंड नहीं दिया है, लेकिन हम इक्विटी अकाउंटिंग के बेसिस पे, जिस तरह पार्टनरशिप ऑफ अकाउंट्स आपने बचपन में बनाए थे, तो पार्टनरशिप अकाउंट्स में आप क्या करते थे कि जो भी प्रॉफिट होता था पार्टनरशिप का, उसका प्रॉफिट शेयर हर एक पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देते थे, चाहे वो पार्टनर उस प्रॉफिट को विड्रॉ करे या ना करे, लेकिन हर एक के करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता था। इसी तरीके से यहां पे हम एसोसिएट का प्रॉफिट का हिस्सा अपने पास शो कर देंगे, चाहे वो पे आउट करे या ना करे। अच्छा, अब पता चलता है कि एसोसिएट ने ₹1.5 लाख का डिविडेंड दे दिया इसी अरसे में। 1.5 लाख में से हमें डिविडेंड कितना मिलेगा? एसोसिएट ने प्रॉफिट किया था 4 लाख का, उसमें 30% हिस्सा हमारा 1,20,000, और 1.5 लाख का डिविडेंड दिया। 1.5 लाख में से हमारा ऐसा बनेगा 30%, यानी 45,000। देवेश करेक्ट। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस 45,000 रुपए के जो कैश आपको मिलेगा, जो 45,000 रुपए का डिविडेंड आपको मिलेगा, इसकी डबल एंट्री आप क्या करोगे? इस 45,000 रुपए की डिविडेंड इनकम को आप किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट कैश क्रेडिट डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस में, अमृता? जवेरिया, इनकम आप शो करेंगे? अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको एक नजर वापस देख लेते हैं। जो पहले आपको 4 लाख का 30% अमाउंट मिला, इसको आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया? आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या बना? 4 लाख का 30%, 1,20,000। आपने इसको क्या रिकॉर्ड किया? हालांकि ये मिला नहीं था आपको, आपने इसको डेबिट कर दिया एज एन एसेट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और क्रेडिट कहां कर दिया? क्रेडिट कर दिया इसको
हमने प्रॉफिट और लॉस में। अब जब आपको डिविडेंड्स मिले हैं, तो डिविडेंड्स बेसिकली शेयर ऑफ प्रॉफिट ही तो है ना। फर्क सिर्फ ये था कि 1,20,000 का प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ था और 1.5 लाख यानी 45,000 रुपए का प्रॉफिट पे आउट हो रहा है। तो आप सेल करने पे भी इनकम मानोगे, पैसे मिलने पे भी इनकम मानोगे? एक ही चीज को दो दो बार इनकम मानोगे क्या? अगर आप कस्टमर को 1,20,000 रुपए में गुड सेल करते क्रेडिट पे, तो जब आप कस्टमर को गुड सेल करते हैं उस टाइम पे आप डेबिट करते हैं रिसीवेबल 1,20,000 एंड क्रेडिट करते हैं सेल्स रेवेन्यू 1,20,000। कल को जब कस्टमर अगर उस 1,20,000 में से 45,000 रुपए आपको पे कर दे, तो उस 45,000 को कैसे रिकॉर्ड करोगे? जब कस्टमर आपको 1,20,000 रुपए में से 45,000 रुपीज पे कर देगा, तो उसको क्या दोबारा इनकम मानोगे? नहीं, आप डेबिट कर रहे हो कैश, क्रेडिट कर रहे हो रिसीवेबल। यस करेक्ट ईमान। तो क्योंकि आप उस 1,20,000 रुपए को इनकम तो तभी मान चुके थे जब आपने सेल की थी। पैसे मिलने पर उसको दोबारा इनकम मानना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। उसी मिसाल को मैं यहां पे लेके आता हूं। जब एसोसिएट ने प्रॉफिट किया 4 लाख का, तो आपने उस 4 लाख का 30% 1,20,000 रुपए अपने पास इनकम दिखा दी, अपने पास प्रॉफिट दिखा दिया। तो सब्सिडरी ने जो 1.5 लाख रुपए का डिविडेंड दिया है, वो भी तो उस प्रॉफिट में से ही दिया है ना। वो कोई अलग से इनकम तो नहीं है, उस प्रॉफिट का ही हिस्सा है। फर्क सिर्फ यह है कि प्रॉफिट जो 4 लाख का हुआ था वो हुआ था, और 1.5 लाख रुपए का जो डिविडेंड है वो दे रही है। 1.5 लाख रुपए कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। नहीं मान, इसको अभी अक्रूड इनकम भी नहीं मानेंगे, क्योंकि इनकम तो आप पहले मान चुके हो। तो जब भी आपको डिविडेंड मिलेंगे, आप डेबिट करेंगे कैश और बैंक। डिविडेंड हमें कितना मिला है? 45,000 का। जिस तरह कस्टमर के पैसे देने पर आप उसको क्रेडिट करते हो रिसीवेबल, अतीब करेक्ट, हम क्रेडिट करेंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में डेबिट मार दिया था रिसीवेबल की तरह, जैसे कि ये पैसे हमें मिलने हैं। तो एसोसिएट की तरफ से डिविडेंड मिलने पर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बढ़ती नहीं है, बल्कि कम होती है। तो ये बात याद रहेगी कि माइनस करेंगे इसमें से डिविडेंड्स रिसीव्ड। जितना भी सब्सिडी ने हमें डिविडेंड दे दिया वो उसमें से माइनस करेंगे, और अगर हमारी इन्वेस्टमेंट में कोई इंपेयरमेंट लॉस हुआ है तो वो भी हम यहां से माइनस कर देंगे। क्लियर? तो डेबिट करेंगे हम इन्वेस्टमेंट, सॉरी डेबिट करेंगे हम कैश और बैंक, और क्रेडिट करेंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अगर आपके एसोसिएट के साथ कोई इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस है, सब्सिडरी के साथ अगर आपके कोई इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस होते हैं तो उनको एलिमिनेट किया जाता है। लेकिन एसोसिएट के साथ अगर आपके कोई इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस हैं,
तो इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की जाती। लेट द बैलेंसेस बी। अगर आप कहते हैं कि पेरेंट के लिए रिसीवेबल है और एसोसिएट के लिए पेएबल है तो चलेगा, है, हम इसको नेट ऑफ नहीं करेंगे, कैंसिल आउट नहीं करेंगे। लेकिन अगर इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स हैं तो उसमें एक हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन्स। डाउनस्ट्रीम मतलब गुड्स हमने बेचे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू एसोसिएट, कि अगर पेरेंट ने बेचे एसोसिएट को तो उसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। और दूसरा होता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मकसद कि गुड्स बेचे हैं एसोसिएट ने पेरेंट को। पहले बात करते हैं डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शंस की। डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन में पेरेंट कौन है? सॉरी, सेलर कौन है? पेरेंट। हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे जितना भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसका हम अपना शेयर निकालेंगे। और उसको कहा जाएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो अगर डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है तो एसोसिएट का पूरा प्रॉफिट वैसे भी हमारा प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ उस प्रॉफिट में जो हमारा हिस्सा होगा हम उसी को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मानेंगे। पेरेंट ने। और इन्वेंट्री किसकी बढ़ी हुई है? एसोसिएट की। लेकिन एसोसिएट की इन्वेंट्री हमारी इन्वेंट्री नहीं है, लिहाजा उसकी इन्वेंट्री में से अगर हम यूआरपी माइनस करेंगे भी तो हमें हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करेंगे। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए आप डेबिट करेंगे ग्रुप रिटेन अर्निंग्स, या आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर दें। और क्रेडिट करेंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को। क्रेडिट हम करेंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को, क्योंकि एसोसिएट की इन्वेंट्री क्रेडिट करने से हमें हासिल भी क्या होना है। इसी तरह से अगर अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शंस हैं, इन दैट केस बेचने वाला कौन है? एसोसिएट बेचने वाला है।
इस केस में प्रॉफिट किसने कमाया? एसोसिएट ने। और इन्वेंट्री किसकी बढ़ी? पेरेंट की। तो जितना भी प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है, उसमें जितना भी पेरेंट का शेयर होगा वो हम रखेंगे, वो बन जाएगा एडजस्टेबल यूआरपी। जो हमारा शेयर है उसको हम डेबिट करेंगे ग्रुप, रिटेन अर्निंग से। और क्योंकि इन्वेंट्री पेरेंट की बढ़ी हुई है तो हम क्रेडिट कर देंगे। ये एडजस्टमेंट की जाती है फॉर इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस विद एसोसिएट। इसको कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। आप लोगों की तरफ से आंसर्स क्विक आने चाहिए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अब ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। On 1st Jan 2025, Pallister acquired 75% of Stretcher's equity shares by means of an immediate share exchange of 2 shares in Pallister for every 5 shares in Stretcher. The fair value of Pallister and Stretcher's shares on 1st June 2025 was $4 and $3 respectively. In addition to the share exchange, Pallister will make a cash payment of $1.32 per acquired share deferred until 1st January 2026. Pallister has not recorded any of the consideration for Stretcher in its financial statements, and Pallister's cost of capital is 10% per annum. मुझे आप सबकी तरफ से आंसर्स चाहिए। यहां से आप देख लें कि स्ट्रेचर के इशूड शेयर्स कितने हैं। स्ट्रेचर के इशूड शेयर्स हैं $20 मिलियन, $1 ईच। और हमने कितने खरीदे हैं इसमें से? 75%, करेक्ट। 15 मिलियन हमने एक्वायर किए हैं। और कंसिडरेशन दो तरह की दी है, एक हमने शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज किया है और एक हमने डेफर्ड कंसिडरेशन दी है। दोनों मिला के मुझे बताओ कि हमारी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कितनी बनेगी। $42 मिलियन टोटल है वारिस, या सिर्फ शेयर एक्सचेंज है? ठीक है, ठीक है, देखते हैं। गुड। एनीवन एल्स? हाउ मच इज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन?
42 अमृता, 42 दिवेश, ओके। $15 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं 2 for every 5 पे, तो हमारे शेयर्स कितने हो गए? 6 मिलियन। और हमारे शेयर की वैल्यू क्या है? $4। ठीक हो गया। दूसरा हमने क्या दिया है? डेफर्ड पेमेंट। पेमेंट का वादा हमने कितना किया है? 1.32 पर शेयर। हमने एक्वायर किया 15 मिलियन, 1.32। ये बन रहा है 19.8 मिलियन। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। 10% का डिस्काउंट रेट बनेगा 0.909। यह गया 18,000 प्रेजेंट वैल्यू। ये अमाउंट बन गया 42 मिलियन का। ओके, अब रिकॉर्डेड कुछ भी नहीं है, तो हम पहले रिकॉर्ड करेंगे। डबल एंट्री क्या करोगे इसकी? हाउ वुड यू रिकॉर्ड द डबल एंट्री? अतीब, आपने सिर्फ जो दूसरा वाला अमाउंट है डेफर्ड पेमेंट का, उसको डिस्काउंट नहीं किया होगा। उसको डिवाइड बाय 1.1 करो या 0.909 से मल्टीप्लाई करो। ये आ रहा होगा ना आपका? तो इट इज राउंडेड अप 18,000। यस, डबल एंट्री। डेबिट किया इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रेचर बाय 42 मिलियन। वारिस, शेयर कैपिटल कितने से, शेयर प्रीमियम कितने से? हमारे शेयर हैं 6 मिलियन और एक शेयर की पार वैल्यू है $1। करेक्ट। तो 6 मिलियन जाएंगे शेयर कैपिटल में और 18 मिलियन जाएंगे शेयर प्रीमियम में। अभी भी बैलेंस नहीं बैठ रहा। क्रेडिट करेंगे डेफर्ड कंसिडरेशन 18 मिलियन से। करेक्ट। ईमान, इसको हम करंट लायबिलिटी करके रिकॉर्ड करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं, क्योंकि पेमेंट 12 महीने के अंदर अंदर ही है। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, अगर नॉन करंट लिख भी लेते थे तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन करंट है ये। अच्छा, अब हम इसकी करेंगे अनवाइंडिंग, क्योंकि 1 साल गुजर चुका है।
प्रेजेंट वैल्यू आई थी 18 मिलियन और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था 10%। $1.8 मिलियन। और हमें टाइम कितना हुआ है एक्वायर किए हुए 6 महीने। हमने एक्वायर किया है 1 जनवरी पे और ईयर एंड है 30 जून और पेमेंट हमने करनी है 1 जनवरी 2026 पे। तो अभी सिर्फ 6 महीने गुजरे हैं तो ये बन गई 9 लाख की फाइनेंस कॉस्ट। तो डेबिट करेंगे फाइनेंस कॉस्ट कहां पे ग्रुप रिटेन अर्निंग्स में जीआरई में और क्रेडिट करेंगे डेफर्ड कंसिडरेशन 9 लाख। ठीक है, किसी को एतराज नहीं है। उसके अलावा हमें समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन है। एसेट्स है, नॉन करंट लायबिलिटीज है, सॉरी नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है दोनों के, और फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स और बैंक। शेयर कैपिटल, other components of equity, retained earnings at 1st July and for the year ended 30th June 2025. Current liabilities and total equity and liabilities. Note number 1. Subsidiaries business is seasonal and 60% of its annual profit is made in the period 1st Jan to 30th June each year. उसके प्रॉफिट का 60% जनवरी से जून में आता है और बाकी 40% जुलाई से दिसंबर में आता होगा। वर्किंग की तरफ चलते हैं। fair value of net assets of structure at acquisition at reporting year end and post acquisition. ओके, सबसे पहले हम इक्विटी में रख रहे हैं शेयर कैपिटल। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कितना था 20 मिलियन और सब्सिडरी बनने के बाद कभी भी शेयर इश्यू नहीं करेगी। रिटेन अर्निंग्स, क्या आप में से मुझे कोई ये बता सकता है कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे रिटेन अर्निंग्स कितनी थी? डेट ऑफ एक्विजिशन पे रिटेन अर्निंग्स कितनी थी?
शारिक 14,000 बेसिकली 1 जुलाई 20x4 पे है, हमने एक्वायर किया है 1 जनवरी x5 पे, 6 महीने बाद एक्वायर किया है, तो 14,000 डेट ऑफ एक्विजिशन पे नहीं है, 1 साल पहले है। 18,000 मेक सेंस। वारिस देखते हैं। देवेश, हाउ कम 20,000? सेंटेंस नंबर 1 एक बार वापस पढ़ ले, नोट नंबर 1 एक बार ध्यान से पढ़ ले। डेट ऑफ एक्विजिशन पे सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग्स कितनी है? अमृता सिर्फ ये प्रॉफिट बता रहे हो या अक्यूमुलेटेड रिटेनिंग्स बता रहे हैं आप? 18,000 मेक सेंस। यस करेक्ट। 14,000 उसके पास 1 जुलाई x4 पे वैसे ही है, फिर जुलाई x4 से लेकर जून x5 पूरे साल में कंपनी ने 10 मिलियन का प्रॉफिट किया है, उसमें से 60% प्रॉफिट बाद के 6 महीने में हुआ है और 40% प्रॉफिट पहले 6 महीने में हुआ है, तो ये रिटर्निंग्स बन गई 18,000। साल के आखिर में क्लोजिंग ईयर एंड पे सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग्स कितनी है? रिपोर्टिंग ईयर एंड पे सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग्स कितनी है? चौबीस। 14 जब थी और 10 मजीद कमाई, ये हो गई टोटल 24। तो हमारे आने के बाद 6 महीने में इजाफा कितना हुआ है? पोस्ट एक्विजिशन में कितना प्रॉफिट हुआ है? यस ईमान करेक्ट, 6,000। ये आप 24 में से 18 माइनस करके भी निकाल सकते थे और 10,000 का 60% भी निकाल सकते थे। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है वारिस एंड जवेरिया, करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं नोट नंबर 2 पे। At the date of acquisition, यानी January x4, sorry x5, the fair value of Stretcher's net assets was equal to the carrying amount with the following exceptions. पहला, the fair value of Stretcher's financial asset equity investments carried at value of 6 million was $7 million. यहां आप देख सकते हैं कि सब्सिडरी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं जिसकी कैरिंग वैल्यू 6 मिलियन थी, लेकिन उस दिन पे इसकी फेयर वैल्यू 7 मिलियन थी। तो 6 वाली चीज 7 में हमारे आने से पहले हुई है या हमारे आने के बाद हुई है? यस बिफोर, क्योंकि ये बता रहा है डेट ऑफ एक्विजिशन पे इसकी वैल्यू 7 मिलियन थी, तो हमारे आने से पहले ही बढ़ी हुई थी। 1 मिलियन का फायदा हमारे आने से पहले हुआ है। फिर नोट नंबर 5 क्या कहता है? एट 30
The fair value of financial asset equity investments of Pallister and Stretcher was 13.2 and 7.9. तो 6 वाली चीज 7 वाली चीज 7.9 हो गई है। तो इसमें टोटल बेनिफिट हुआ है 1.9 का, जिसमें से आने से पहले हुआ है और 900 का फायदा हमारे आने के बाद हुआ है। किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। ओके ईमान, इसमें ऊपर देखिए बैलेंस शीट में फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है 6 मिलियन। फिर जब हमने खरीदा 1 जनवरी पे इसकी वैल्यू हो गई थी 7 मिलियन। फिर साल के आखिर में नोट नंबर 5 at 30th June 2025 the fair value of financial asset equity investments of Pallister and Stretcher was 13.2 and 7.9। तो पहले उसकी वैल्यू 6 मिलियन थी, बढ़ के 7 मिलियन हुई और अब बढ़ के 7.9 मिलियन हो गई है। तो ये थी जुलाई X4 पे, ये थी डेट ऑफ एक्विजिशन जनवरी X5 पे और ये है जून X5 पे। तो ये वाला हिसाब पोस्ट में आएगा और ये वाला हिसाब प्री में आएगा। कंफ्यूजन हो तो फिर पूछ सकते हैं। ओके जवेरिया क्लियर है? ओके सो 1 मिलियन का फायदा हमने दिखा दिया डेट ऑफ एक्विजिशन पे और ईयर एंड क्योंकि अक्यूमुलेटिव है तो टोटल फायदा हुआ है 6000 वाली चीज 7900 हो गई है, तो 1900 का फायदा हुआ है, जिसमें से 1000 का फायदा हमारे आने से पहले और 900 का फायदा हमारे आने के बाद हुआ है। नेक्स्ट, Stretcher owned the rights to the popular mobile phone game। एक इंटेंजिबल एसेट है हमारे पास, पॉपुलर सेलफोन गेम के राइट्स मौजूद हैं। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन a specialist valuer estimated that the rights were worth $12 million and had an estimated remaining life of 5 years। इंडिविजुअल में उसने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, कंसोलिडेशन में हम रिकॉर्ड करेंगे। कितनी वैल्यू है उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन पे? $12 मिलियन और लाइफ है 5 इयर्स। तो हम इसको अमोर्टाइज करेंगे 5 सालों के ऊपर और हमें गुजरे हैं सिर्फ 6 महीने। तो 12 मिलियन की 5 साल की अमोर्टाइजेशन कितनी होगी हर साल? 2400। यस, और हमें गुजरे हैं 6 महीने। तो 6 महीने में होगी 1200 की अमोर्टाइजेशन। एसेट कितने पे आ जाएगा? 12,000 माइनस 1200। सिर्फ
अच्छा, उसके अलावा कहता है फॉलोइंग एन इम्पेयरमेंट रिव्यू कंसोलिडेटेड गुडविल इज टू बी रिटन डाउन बाय $3 million। इम्पेयरमेंट लॉस है, इसमें हम आते हैं बाद में। नोट नंबर 4, Pallister sells goods to Stretcher at a cost plus 30%. Stretcher had $1.8 million of goods in inventory at 30th June X5, which had been supplied by Pallister. तो सब्सिडरी के पास 18 लाख रुपए के गुड्स वो मौजूद है जो कि उसने पेरेंट से खरीदे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें यूआरपी कितना होगा? इस 18 लाख के अंदर यूआरपी कितना होगा? 0.41। ओके, देखते हैं। 30% मार्कअप है, ध्यान रहे। पॉइंट 41, ओके, 415, ठीक है। फेयर, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा ऑन 28 जून 20x5, साल खत्म होने से 2 दिन पहले, पैलेस्टर पेरेंट प्रोसेस्ड द सेल ऑफ $800,000 ऑफ गुड्स टू स्ट्रेचर। पेरेंट ने स्ट्रेचर को 8 लाख रुपए के गुड्स बेचे हैं, विच स्ट्रेचर डिड नॉट अकाउंट फॉर until their receipt on 2nd July 20x5। और ये सब्सिडरी को रिसीव हुए हैं 4 दिनों के बाद। ये ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स इन ट्रांजिट। The in transit reconciliation should be achieved by assuming the transaction has been recorded in the books of Stretcher before the year end। अब इसने बता दिया कि आपने ट्रांजैक्शन को नहीं करना है बल्कि फॉरवर्ड करना है। ओके, पहले हम गुड्स इन ट्रांजिट को ठीक करते हैं। सेल कितने की गई है? 8 लाख। पेरेंट ने सेल भी दिखा दी होगी, रिसीवेबल भी दिखा दिया होगा, और प्रॉफिट भी दिखा दिया होगा, जबकि सब्सिडरी को तो मिला ही नहीं है। पहले आप मुझे बताएं कि इसमें प्रॉफिट कितना शामिल है? $2,40,000। ये तो 185 आ रहा है।
Yes, intra-group profit. Anyone else? ये रहा ना? ईमान एक बार चेक कर लो. So it is 185 कर लेते हैं राउंडेड अप. तो गुड्स की कॉस्ट क्या होगी? छह 15. ठीक है, चलो. पहली बात कि सब्सिडरी को जब ये गुड्स मिले ही नहीं है तो सब्सिडरी ने ना परचेसेस रिकॉर्ड की होंगी ना पेएबल रिकॉर्ड किया होगा. तो इसका जो इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस होंगे उसमें तो फर्क आ जाएगा. मुझे आप ये बताएं कि इन्वेंट्री किसके पास रिकॉर्डेड है ये वाली? सब्सिडरी इन्वेंट्री. ये गुड्स हैं कहां पे? यस अमृता करेक्ट. यस ईमान करेक्ट. शारिक करेक्ट. ट्रांजिट में है ये. रास्ते में है. ना तो ये इन्वेंट्री पेरेंट के पास रिकॉर्डेड है ना तो ये इन्वेंट्री सब्सिडरी के पास रिकॉर्डेड है. यस करेक्ट. चलो एक काम करते हैं, इसको फॉरवर्ड करते हैं. हम इसको फॉरवर्ड करते हैं. अज्यूम करते हैं कि सब्सिडरी को ये गुड्स मिल जाते हैं. तो हम सब्सिडरी के पास डेबिट करेंगे इन्वेंट्री, डायरेक्टली डेबिट करते हैं उसकी कॉस्ट पे. डेबिट करते हैं रिटेन अर्निंग्स यानी यूआरपी. इसमें पेरेंट ने यूआरपी कितना कमाया है? 185. और क्रेडिट करते हैं सब्सिडरी के अकाउंट में ट्रेड पेएबल्स. ठीक है. अच्छा, दूसरा आपने थोड़ी देर पहले मुझे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बताया था 4,15,000 का. दूसरा था वो पेरेंट ने कमाया हुआ है. तो डेबिट हमने किया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 4,15,000 और क्रेडिट करेंगे इन्वेंट्री भी 4,15,000 से. वारिस आपके पास दो ऑप्शंस हैं. आप एक काम ये करें. सॉरी सॉरी सॉरी. ओके ओके ओके. आई एम सॉरी. मैंने अभी देखा. ये क्रेडिट 8 लाख से होगा. डेबिट आपने लिखा है इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था. क्रेडिट 8 लाख से होगा जिसमें 6,15,000 की जायज इन्वेंट्री है और 1,85,000 का प्रॉफिट है. तो क्रेडिट हम करेंगे ट्रेड पेएबल को 8 लाख से जितने पे इनवॉइस किया है पेरेंट ने इसको. ठीक है, अब आते हैं इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस की तरफ. आगे इस क्वेश्चन में कह रहा है एट 30th June 2025 यानी साल के आखिर में Pallister had a trade receivable balance of $2.4 million due from Stitcher
which differed to the equivalent balance in Stracher's books due to sale made on 28th June 2025. अगर इसका रिसीवेबल 2.4 है तो उसका पेएबल कितना होगा? अगर पेरेंट की तरफ रिसीवेबल 24 लाख का है तो सब्सिडरी के पास पेएबल कितना होगा? वारिस कह रहा है 16 लाख, देवेश कह रहा है वो भी 24 लाख बोलेगा। सेम तो नहीं है, ये तो तय है। ओके, जवेरिया का भी कहना है 16 लाख। यस करेक्ट है वारिस, बिल्कुल करेक्ट है। उसका पेएबल होगा 16 लाख का, क्योंकि पेरेंट ने 8 लाख के गुड्स इन ट्रांजिट रखे हुए हैं जो कि सब्सिडरी को रिसीव नहीं हुए। इस वजह से रिसीवेबल और पेएबल में फर्क है। लेकिन हमने ये वाली एंट्री करके इस बैलेंस को खत्म, इस डिफरेंस को खत्म कर दिया था। अब हम एलिमिनेट करते हैं कॉमन बैलेंस। डेबिट करते हैं ट्रेड पेएबल और क्रेडिट करते हैं ट्रेड रिसीवेबल। पेएबल कितना होगा? 1.6 पहले था, 0.8 अभी हुआ, तो ये भी हो गया 2400 और रिसीवेबल तो है ही 2400। ये हो जाएगी एलिमिनेशन। उसके बाद फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, ये 600 वाली हो गई है 7900, तो इसमें 1900 प्लस करेंगे और सब्सिडरी की पेरेंट की होगी 13200 की। तो इसमें हम ऐड करेंगे 1700 रुपए। Polyster's policy is to value non-controlling interest at fair value at the date of acquisition. The value of NCI was $15 million. डायरेक्टली बता दिया। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स का टोटल बताएं। $51,000 at acquisition, $56,700। ठीक है, पोस्ट में कितना बचा? 5700। ठीक है वारिस, ओके। नाउ लेट्स कैलकुलेट गुडविल। हमने कैलकुलेट किया इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट 42,000 और एनसीआई की फेयर वैल्यू 15 मिलियन। 42 मिलियन
और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई 15 मिलियन, ये हो गया 57 मिलियन। इसमें से माइनस करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, ये हो गया 51,000 के। गुडविल आ गई, $6 मिलियन। और उसने नोट 3 में बताया था कि गुडविल 3 मिलियन से इंपेयर हुई है। बाकी गुडविल रह गई $3 मिलियन। अच्छा, अब आप मुझे बताएं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को किस वैल्यू पे रिपोर्ट करेंगे? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट फेयर वैल्यू उसकी 15 मिलियन है। वैल्यू ऑफ एनसीआई एट ईयर एंड $15,672। अमृता ओके, देखते हैं 15,675, 15,675 ओके, सेम है, ठीक है। तो एक आ गया फेयर वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू एक्विजिशन, फिर 5,700 का 25%, $1,425, फिर शेयर ऑफ गुडविल इंपेयरमेंट 750, $15,675। ईमान, आपने इंपेयरमेंट चार्ज नहीं की गुडविल की, उसका हिस्सा एनसीआई को भी जाएगा। सही है, ठीक हो गया। ओके, एसोसिएट इस क्वेश्चन में है नहीं, तो आप मुझे कैलकुलेट करके देंगे कि ग्रुप रिटेन अर्निंग्स। ग्रुप रिटेन अर्निंग्स
डेटा में आपको जो चीज चाहिए वो आप मुझे बताएं, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर सकता हूं। ओके, 52,425 दो आंसर्स हैं, ठीक है, चेक करते हैं। ओके, पहली बात तो पेरेंट की तरफ से जो रिपोर्टेड है बैलेंस शीट के अंदर, वो है 26,200 और 24,000, ये हो गए 50,200। फिर सब्सिडरी की आपने कैलकुलेट की है 5,700। इसमें हमारा शेयर है 75%। 4275। ठीक, उसके अलावा हमने रखनी है फाइनेंस कॉस्ट। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट की हमने कैलकुलेट की थी 900। 900 वो आ गई। उसके बाद हम आ गए अनरियलाइज प्रॉफिट, दो थे, एक था 185 का, एक था 415 का। छह सौ का टोटल हो गया। घुमा फिरा के करता यूआरपी 600 ये जैसे। अच्छा, उसके बाद इंपेयरमेंट लॉस है 3 मिलियन का 75%, 2250। अच्छा, उसके बाद हमारे जो फाइनेंशियल एसेट है उसमें 1700 का इजाफा हुआ है। 11,500 थे और अभी हो गए 7,900 के, सॉरी 13,500, 13,200 के, तो 1700 का इसमें इजाफा है। और क्या चीज है, ये हो गया इंट्रा ग्रुप बैलेंस में यूआरपी हो गया, यहाँ से यूआरपी हो गया, फाइनेंस कॉस्ट हमने लिख ली, और 13,200 और 1700 का फायदा हो गया। ठीक है, इनको टोटल करें। 51325, नहीं सॉरी, चेक करें।
5245 ओके। वारिस और जवेरिया आपने आंसर सही दिया था। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने वर्किंग्स पूरी कर ली है यहाँ पे। मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ रहा हूं। आप लोगों ने अब इसको फर्दर कंटिन्यू करके और इसको बैलेंस करना है। तो एज एन इनिशियल प्रैक्टिस आप इसको बैलेंस कर लो। फिर मैंने आपको एग्जाम किट इसकी भेज दी है। बाकी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के क्वेश्चंस इसमें है, और आपको पास्ट पेपर्स चाहिए पुराने, तो वो सारे मैं आपको भेज सकता हूँ। मेरे पास सब पास्ट पेपर्स मौजूद हैं। तो आप उसमें से अब इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस खींचोगे और कोशिश करो कि इसकी प्रैक्टिस को आप एक्सेल पे लेके आओ, ताकि हमारा हाथ सेट हो जाए फॉर सीबीज। ठीक है। फर्दर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। और इसको भी आपने बैलेंस करना है एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि फिगर्स अगर आपके जहन से निकल जाएंगी तो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे।